हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु रमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। और मैं अभी हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, फंडामेंटल राइट स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग अभी आर्टिकल 19 तक पहुंचे हैं। और आज का चैप्टर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। ठीक है, तो there are three provision that has been given under article 20 of Indian Constitution। पहला क्या कहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। 20 सब क्लॉज 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए लेजिस्लेशन ना। एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो होता है कि जैसे सपोज करिए कि 1 जुलाई 2023 के डेट में अगर कोई लेजिस्लेशन बनता है, जैसे हमारा बीएनएसएस बना और बीएसए बना, तो उसमें उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन विल बी इम्प्लीकेटेड फॉर अ फ्यूचर डेट। एक स्पेसिफिक डेट रहती है जो लेजिस्लेशन बनने के बाद के डेट से डिसाइड होता है, उस डेट के बाद से वो लोग लेजिस्लेशन इम्प्लीकेट होता है और उसके प्रोविजंस इम्प्लीकेट होते हैं। हमारा 20 का सब क्लास 1 जो है क्या कहता है कि हम कोई भी ऐसी विधि जो हमारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनने से पहले, सपोज इफ अ पर्सन इज देयर, ही कमिटेड अ क्राइम बिफोर द लेजिस्लेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। मान लीजिए आज हम 1 जुलाई 2023 से जैसे बीएनएस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बीएनएस में चोरी के लिए प्रेस्क्राइब किया है कि यू विल बी पनिश फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। अब हमने क्या किया, हमने 1 जुलाई 2023 से पहले जो बीएनएस के इम्प्लीमेंटेशन का डेट है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई लेजिस्लेशन था जिसमें पनिशमेंट, हालांकि इसमें भी 3 ही साल था, लेकिन इसमें कुछ इनहेंसमेंट। मान लीजिए ऐसा है कि वहां पे 2 साल तक का पनिशमेंट है ना। अब 2 साल तक का पनिशमेंट है पहले लेजिस्लेशन में। अब हमने एक नया लेजिस्लेशन बनाया 1 जुलाई 2023 से, इसमें हमने क्या कर दिया, 3 साल तक का पनिशमेंट कर दिया। तो अब जो अगर 1 जुलाई 2023 से पहले यदि किसी ने अपराध किया है, तो ही विल नॉट बी पनिश्ड फॉर मोर देन 2 इयर्स। मतलब कम से कम मैक्सिमम जो है उसको 2 साल तक की ही सजा दी जा सकती है। किसी भी लेजिस्लेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जैसे एक ये डेट है, इस डेट से पहले अगर कोई अपराध आपने किया है तो उसके लिए आप पनिश नहीं होंगे। जो इस लेजिस्लेशन के बनने का जो डेट है ये स्पेसिफिक, इस डेट के बाद यदि कोई ऑफेंस आप करते हैं तो ही आप पनिश किए जाएंगे। क्लियर बात है? मतलब लेजिस्लेशन आज बना, क्राइम हमने किया पहले, जो लेजिस्लेशन उस समय हमारे क्राइम कमिटल के समय था, उसी समय हम उसी लेजिस्लेशन से पनिश किए जाएंगे, दूसरे वाले से नहीं। सीधा सीधा क्लियर है? फिर इसका हम लोग केसेस बताते हैं, तो केसेस से अभी अच्छा क्लियर होगा। केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल। पहला केस है केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल, 1953 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि अ पर्सन वाज बीइंग चार्ज फॉर एन ऑफेंस एंड दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन वाज ऑफ 1947। एक व्यक्ति को पनिश किया जा रहा था, चार्ज किया जा रहा था, और उसने कब अपराध किया था? 1947 में। इसमें पनिशमेंट क्या था? आइदर फाइन या इम्प्रिजनमेंट। ये 2 पनिशमेंट था 1947 में कोई अपराध किया। अब इसको ट्रायल करते करते 1949 आ गया। 1949 में एक अमेंडमेंट किया गया उस लेजिस्लेशन में, और क्या हो गया वो 1949 में, ये जो
फाइन वाला था, इसको इनहांस करके डबल कर दिया ना, जितना उसको फाइन देना था उसका डबल, मान लीजिए 100 रुपया तो 100 का 200 रुपया कर दिया। एंड ही वाज फाइनली पनिश्ड बाय द इनहांस्ड पनिशमेंट, जो कह दिया कि एक्चुअल में उसने ऑफेंस किया था पहले, और जो बाद में लेजिस्लेशन बना उस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग जुडिशरी ने उसको पनिश कर दिया। तो इट वाज हेल्ड दैट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 का सब क्लास 1 प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का मतलब हमारे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। कोई भी अगर लेजिस्लेशन बनता है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ना, इसमें दूसरा पॉइंट उठाया गया। दूसरा पॉइंट क्या कि पहला हमने देखा कि हमारा यदि कोई लेजिस्लेशन है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, और ये स्पेसिफिकली क्रिमिनल मैटर्स के लिए है, नॉट फॉर सिविल मैटर्स, पहली चीज। और सपोज दूसरी चीज कि क्या यदि हमने ये जो एग्जांपल देखा इसमें क्या था, मान लीजिए इसमें जो फाइन था, मान लीजिए उस समय 100 रुपए फाइन था, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्राइम के लिए 1947 में अपराध है, अपराध करने जाने पे 100 रुपए फाइन है। मान लीजिए 1949 में चूंकि इसको डिवल किया गया था तो प्रॉब्लम था, मान लीजिए ऐसा हो जाता जो ये 100 रुपया था इसको क्या कर देता, अरे सॉरी 50 रुपया कर देता ना, मतलब जो अमाउंट ऑफ फाइन है उसको इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर दिया, उसका वैल्यू और कम हो गया। तो इट मींस इट इज बेनिफिशियल फॉर एक्यूज इटसेल्फ। और जब अक्यूज्ड के बेनिफिशियल कोई अगर लेजिस्लेशन होता है तो दैट मे बी इंप्लीमेंटेड विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट वाज हेल्ड इन दिस केस ना, क्या कहा गया कि इफ legislation is for benefit of the accused then 21 subclause 1 20 subclause 1 will not be applicable ना। कि अगर हमारा कोई हमने दो चीज देखा कि अगर हमारे हमको पनिश किया जा रहा है उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से और पनिशमेंट का इनहांसमेंट किया जा रहा है, मेरे लिए नुकसानदायक है, तो हमको आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि नुकसानदायक या फर्दर जो लेजिस्लेशन बनाया गया है हम उससे ट्राई नहीं होंगे, हम उससे ट्राई होंगे जो पहले लेजिस्लेशन था जिस समय हमने अपराध किया। लेकिन सपोज करिए कि अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन है जो हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए है, हमको फायदा देता है, तो दैट मे बी देयर द आर्टिकल 20 सब क्लास 1 प्रोटेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके बाद हमारा तीसरा केस है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बोर्ड तो आज भर गया, यहां लिख देते हैं तीसरा केस मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ना। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें क्या कहा कि ओनली कन्विक्शन और पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर 20 सब क्लास 1। हम इसमें प्रोसीजर को जो है अगर फ्यूचर रेफरेंस से कोई प्रोसीजर चेंज किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी हम इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इसमें पनिशमेंट कहा गया था ना, 100 रुपए 50 रुपए पनिशमेंट इनहांस या जो है उसको डिक्रीज या इंक्रीज किया गया था। तो सपोज करिए कि ये तो इसमें जो ये मोहनलाल का केस है राजस्थान का, इसमें क्या कहा कि 20 सब क्लास 1 applies only for
punishment not for procedural matters। इसका क्या मतलब है कि यदि हमने कोई ऐसा लेजिस्लेशन बनाया, मान लीजिए 1 जुलाई 2023 को हमने कोई लेजिस्लेशन बनाया और उस लेजिस्लेशन से हमने बैक डेट से मतलब फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। हाँ, जिस प्रोसीजर से ट्रायल होता था उस प्रोसीजर को यदि चेंज किया तो दैट विल नॉट बी वायलेटिव अंडर आर्टिकल 20 सब क्लास 1। ठीक है, मतलब हम प्रोसीजर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हम पनिशमेंट जो है इनहांस नहीं कर सकते, डिक्रीज भी हम कर सकते हैं ना, मतलब हम पनिशमेंट को बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो हमारा जैसा कि हमने इसमें क्या केस देखा 20 सब क्लास 1 में, पहला केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल, दूसरा केस देखा रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा केस हमने देखा मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कहने का मतलब हमको इसमें 3 केसेस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 20 सब क्लास 2। ये 20 सब क्लास 2 है क्या, चलिए देख लेते हैं फटाक से। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डस्टर से मिटाऊं। ठीक हो गया, आइए क्या है 20 सब क्लास, ये क्या है डिवल जियोपार्डी। डिवल जियोपार्डी का मतलब होता है नो पर्सन, इसका एक लैटिन मैक्सिम है नेमो डेबिट बिस वेक्सेरी। ठीक है, क्या है नेमो ठीक है, नेमो डेबिट बिस वेक्सेरी, इसका मतलब होता है नो पर्सन शुड शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस। नो पर्सन शैल बी, वेक्सेरी का मतलब होता है वेक्स्ड या पनिशमेंट, और नेमो डेबिट बिस का मतलब नो पर्सन शैल बी, किसी भी व्यक्ति को 2 बार, 1 से अधिक बार पनिश नहीं किया जाएगा, ट्रायल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसका इसेंशियल हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी तो हमारा ये 20 सब क्लास 2 लागू होता है ना। पहला चीज क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ पनिशमेंट। उसके बाद पर्सन इज अक्यूज्ड, जैसे मैं हूं, सपोज करिए कि मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है। हाँ, और ये ट्रायल क्या होगा, तीन चीजें हैं। पहला, एक व्यक्ति जो एक अपराध का दोषी है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है और उस चार्ज के अंतर्गत वो अक्यूज्ड है ना। दोषी और अक्यूज्ड में दोनों में अंतर होता है। अक्यूज्ड मीन्स अभी केवल चार्ज लगाया गया, अभी उसका कन्विक्शन नहीं हुआ, और दोषी वो होता है कन्विक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्विक्ट, मतलब वो पर्सन जिसके ऊपर चार्ज लगा के ट्रायल हो के पनिशमेंट हो गया है। तो सपोज करिए कि कोई भी व्यक्ति एक है जो अक्यूज है, फिर उसके बाद उसका जो ट्रायल किया जा रहा है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के तहत किया जा रहा है, फिर उस व्यक्ति का पनिशमेंट भी हो गया है ना। अक्यूज है पहली चीज, और दूसरा उसका कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया है, और तीसरा उसका पनिशमेंट भी किया गया है। तो ही विल नॉट अगेन बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। इसका क्या मतलब कि हम
उसी अपराध के लिए जिसके लिए हम अक्यूज थे, जिसके लिए हमारा ट्रायल हुआ और जिसके लिए हमको पनिशमेंट हुआ, उसी अपराध के लिए हमारा ट्रायल नहीं होगा, उसके बाद दोबारा हमको ट्राई नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या उसी जैसे कोई क्या दो डिफरेंट ऑफेंस के लिए हमको ट्रायल किया जा सकता है? तो यस, वी कैन बी ट्राइड फॉर अ डिफरेंट ऑफेंस ना, सेम ऑफेंस के लिए नहीं बट फॉर डिफरेंट ऑफेंस। जैसे आपका एक प्री में एक क्वेश्चन पूछता है, प्री का मतलब जब भी कहेंगे तो आइदर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ स्पेशली एलएलएम एंट्रेंस क्लैट पीजी, या आप जो भी नेट एग्जाम का सारा एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या इसमें पूछता है कि a person committed an offense of culpable homicide but later he is being tried for the offense of murder, can he be tried? तो आंसर इज एस ना। क्या culpable homicide और दूसरा क्या है? मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड वो होता है आपराधिक मानववध, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा मर्डर जिसको हत्या बोलते हैं। तो दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है ना। वो जब हम लोग कभी आईपीसी में बीएनएस या आईपीसी पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इतना जानते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब हमने किसी को इतना मारा कि वो मरने लायक नहीं था ना, या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड जो हमारा 308 में पनिशेबल था इन आईपीसी, मतलब हमने इतना मारा लेकिन मरा नहीं, वो अधमरा हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज, सपोज करिए कि हमने इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में चला गया, अधमरा हो गया, तो हमारे ऊपर 308 का चार्ज लगा दिया, हमको ट्रायल शुरू कर दिया ट्रायल करने। अब लेकिन क्या हो गया, फर्दर वो व्यक्ति मर जाता है ना। तो जब वो व्यक्ति मर जाता है तो द सेक्शन दैट विल बी, जो 308 था या सेक्शन 299 था, अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ये 302 हो जाएगा। ठीक, 302 जिसमें पनिशमेंट है और 300 में क्या था, डिफिनीशन था मर्डर का। तो अब ये सेक्शन चेंज हो जाएगा, अब इसको मर्डर के लिए ट्राई किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। ये हो गया हमारा 20 का सब क्लास 2। मतलब एक व्यक्ति जो सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरे ऑफेंस के लिए, ये जो सेम ऑफेंस है, सिर्फ सेम उसी ऑफेंस के लिए हम उसको ट्राई नहीं करेंगे, दूसरे ऑफेंस के लिए ट्रायल कैन बी डन। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कहाँ गया पहला केस, कहाँ गया पहला केस? नहीं, अभी तुमने केस बताया ही नहीं, सॉरी। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो स्मगलिंग में पकड़ा गया था, उसके सोने को जब्त कर लिया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत? तो अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको पनिशमेंट किया जाना था और उसका ट्रायल हो रहा था। बट हिज गोल्ड वाज एक्चुअली कन्फिस्केटेड बाय द एयरपोर्ट ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो इसने कहा कि सर, एज आई हैव बीन ऑलरेडी पनिश्ड अंडर द स्पेसिफिकली एक्ट, जो जिसमें हमारा गोल्ड का कन्फिस्केशन कर लिया गया, उसको जब्त कर लिया गया है, तो चूंकि हमारी जो सोने की जब्ती है तो हम ऑलरेडी पनिश हो गए हैं, बट हमको दोबारा कोर्ट में ट्राई करके दोबारा पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इट वाज द कंटेंशन ऑफ मकबूल हुसैन, बट व्हाट वाज हेल्ड कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दैट वाज नॉट अ पनिशमेंट बाय द कोर्ट। अभी हमने बताया था ना, पनिशमेंट बाय द कोर्ट, ट्रायल बाय द कोर्ट। तो क्या कहा जुडिशरी ने, नहीं, इट इज नॉट अ पनिशमेंट बाय द कोर्ट, इट इज मेयर अ पनिशमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड नॉट अ पनिशमेंट, मेयर ए कन्फिस्केशन। सिर्फ ये जब्ती है आपके सोने की, आपको पनिश नहीं किया गया है, इसलिए आपको 20 सब क्लास 2 का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा अगला क्लास है, ये 20 सब क्लास 2 का स्क्रीन है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला 20 सब क्लास 3 में चलते हैं।
20 सब क्लास 3, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है इट टॉक्स अबाउट दी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब आपको ऐसी बातें बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो आपको ही क्या करे, इंक्रिमिनेट कर दे, किसी अपराध में फंसा दे। चल नहीं रहा है ये। ठीक है, ये है लैटिन मैगजीन नेमोन टेनिटर स्पेसी सेप्सम एक्यूसारे। नेमोन टेनिटर सेप्सम एक्यूसारे, ये आप लोग चाहे जैसे प्रोनाउंस कीजिए, बहुत कठिन वर्ड है। इसका मतलब है कि नो वन विल बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ दैट इज इंक्रिमिनेटिंग हिमसेल्फ ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो उसको इंक्रिमिनेट करता हो, अपराध में फंसाता हो। पहला चीज इसका हम लोग इसेंशियल पढ़ते हैं, तो इसेंशियल्स में पहला है कि देयर शुड बी अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, चार्ज ऑफ एन, ठीक है। दूसरी चीज क्या, आस्क टू बी अ विटनेस फॉर द ऑफेंस एंड आस्क्ड टू बी अ विटनेस फॉर द ऑफेंस। और तीसरी चीज क्या है, दैट विटनेस या एविडेंस विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। अगेंस्ट यू का मतलब जिसने वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस दिया है। पहली भी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपराध किया, मेरे ऊपर एक चार्ज लग गया, ठीक है, किसी भी ऑफेंस का चार्ज लग गया। अब क्या हो गया, आज टू बी अ विटनेस फॉर द ऑफेंस। अब मुझसे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप इसमें गवाह दीजिए, अपने खिलाफ गवाही दीजिए, ठीक है। मैंने गवाही दे दी और उसके बाद क्या किया, उस गवाही को विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू, मेरे ही खिलाफ यूज किया जा रहा है। तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज आर्टिकल प्रोटेक्टेड अंडर 20 सब क्लास 3, ठीक है। इसमें हमारा केस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। पहला केस क्या है, वर्सेस पीएल दानी। ये हमारा लीडिंग केस है जो 1978 में आया था। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसको पुलिस ऑफिसर्स ने बुलाया पुलिस चौकी पे फॉर सर्टेन ऑफेंस एंड ही वाज आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग द कमिटल ऑफ द ऑफेंस एंड ही रिफ्यूज्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट दीज आर क्वेश्चंस आर incriminating of incriminating nature and I should not be forced because I have the right under article 20 सब क्लास 3। इसने कहा कि हम 20 सब क्लास 3 में प्रोटेक्टेड हैं कि हम अपने खिलाफ साक्ष्य नहीं देंगे, अपने खिलाफ
एविडेंस नहीं देंगे। तो ही वाज चार्ज्ड फॉर अ डिफरेंट ऑफेंस दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी। 179 आईपीसी में क्या है कि इफ अ पुलिस ऑफिसर इज आस्किंग अ सर्टेन क्वेश्चन बिफोर यू, तो यू आर फोर्स्ड, या कह सकते हैं कि यू आर ड्यूटी बाउंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। इफ यू विल नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस तो यू विल बी पनिश्ड। अगर आप उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं तो आप अपराधी हो जाएंगे। तो अब इसमें कोर्ट में क्वेश्चन उठा कंट्राडिक्शन बिटवीन 179 एंड 20 सब क्लास 3 ना, ठीक, कि क्या हम 20 सब क्लास 3 वाले प्रोटेक्शन को माने या हमारे 179 वाले आईपीसी का जो प्रोविजन है जो हमको फोर्स कर रहा है ऑफेंस देने, अपने खिलाफ सबूत देने के लिए, वो वाला माने। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, if the questions that has been asked to you is of incriminating nature, you are entitled to get the benefit of article 20 subclass 3। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा क्या करने के लिए, टू गिव एविडेंस अगेंस्ट यू। आप अपने खिलाफ साक्ष्य नहीं देंगे, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे इसको, इफ incriminating questions then not bound to answer। कहाँ लिखा है, 20 सब क्लास 3 में, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है तो आप बाध्य नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपको सपोज करिए कि पुलिस ऑफिसर कोई आपसे इंक्रिमिनेटिंग ले ही लेता है, आपका बयान ले ही लेता है, तो हमारा सेक्शन 24, 25 एंड 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब चेंज हो गया है किसमें, 20 सब क्लास 1 में, जो हमारा 24 था लिख देते हैं, ये हो गया। कैसे हमको पता चलेगा, यहां लिख देते हैं, ये एक बॉक्स हो गया, इसका मतलब ये अलग है, एविडेंस एंड बीएसए। (24, 25 एंड 27). तो ये 22 का सब क्लास 1 हो गया, ये 23 का सब क्लास 1 हो गया, और ये 23 का प्रोविजो हो गया। अब जो हमारा 24, 25, 27 था, वो अब 22(1), 23(1) एंड 23 का प्रोविजो हो गया है। ये क्या कहता है स्पेसिफिकली, ये जनरली यही कहता है, इफ एविडेंस इज कलेक्टेड इन द पुलिस ऑफिसर या इज इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर, किसी भी तरह से पुलिस का सर्विलांस है ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो दैट पर्टिकुलर एविडेंस विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। न्यायालय में ऐसे एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही हमारा बात करता है 24, 25, 27। 27 स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करता है कि सपोज इफ एनी evidence is collected after the statement given by that particular accused and that evidence is collected from the scene, तो उतना ही पार्ट एविडेंस एडमिसिबल होगा जितना पार्ट की, मतलब सिर्फ जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है जो मर्डर करता है, उसने चाकू एक जंगल में छिपा दिया और उसने एविडेंस में पुलिस ऑफिसर से कहा कि कि मैंने चाकू जो है ए जंगल में छिपाया हुआ है, और पुलिस वाले वहां जाते हैं जंगल में, उनको वो चाकू मिल जाता है, तो ये माना जाएगा सेक्शन अकॉर्डिंग टू 27 ऑफ या 23 का प्रोविजो कि वो पर्टिकुलर सेक्शन, जिस सेक्शन में हमने केवल वो चाकू पकड़ा था या चाकू पाया था, इतना स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा, बाकी स्टेटमेंट रिलेवेंस नहीं होगा। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट हम पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ दे रहे हैं, दोज स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर अगला हमारा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू 1961। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस
स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथिकालू, इसमें क्या कहा कि जो भी आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है ना, जो भी आपका हैंड राइटिंग का स्पेसिमेन लिया जाता है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20, लिख देते हैं हैंड राइटिंग ठीक है। क्या लिखा हमने, हैंड राइटिंग स्पेसिमेन एंड फिंगरप्रिंट नॉट प्रोटेक्टेड अंडर 20 सब क्लास 3। मतलब आपको यदि हैंड राइटिंग का सैंपल देना पड़ रहा है या आपके फिंगरप्रिंट का सैंपल देना पड़ रहा है, तो दीज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रोटेक्टेड, कंसीडर्ड एज अ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स। इसको सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं माना जाएगा, मतलब आपके विरुद्ध साक्ष्य नहीं माना जाएगा आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इतना ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो आप लोग, मतलब जनरल पब्लिक, या इट विल बी problematic for the police officers to collect the evidences, and it will be problematic for judiciary as well to convict the accused। उनको conviction करने में बहुत प्रॉब्लम होगी या accused को फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगला हमारा केस है जो लीडिंग केसेज है, ये एविडेंस एक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये सारे केसेज एविडेंस एक्ट में भी रेलिवेंट हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। दो 2010 का केस है। इसमें एक्चुअल में क्या कहा कि अगर किसी भी अक्यूज्ड का नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, या ब्रेन फिंगर मैप प्रिंटिंग टेस्ट होता है जिसको बीईपी कहते हैं, तो क्या होगा, ये सारे टेस्ट जो हैं बिना कंसेंट नहीं कराए जा सकते हैं। मतलब यू विल हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द अक्यूज बिफोर डूइंग दीज काइंड ऑफ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप कुछ दवाएं खिला के आपको ऐसी अवस्था में भेज दिया जाता है जिससे आपका दिमाग का जो एक्चुअल में कंट्रोल है, जो कंट्रोल कर रहा है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और आपके मुंह से एक्चुअली वही निकलता है जो फैक्ट होता है ना। तो कहने का मतलब इसमें आदमी झूठ नहीं बोलता है। तो ऐसे एविडेंस आपसे तभी लिए जाएंगे जब आपकी कंसेंट हो, आपकी सहमति हो। आपकी सहमति के खिलाफ यदि आपसे कोई ऐसा एविडेंस लिया जाता है तो दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर 20 सब क्लास 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। ठीक है, अब हो गया ये हो गए हमारे केसेज। कौन कौन से केसेज हमने डिस्कस किया? पहला नंदिनी सतपथी, इसको हम ब्रैकेट में बॉक्स में भर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा स्पेसिफिकली कौन कौन सा केस है। उसके बाद सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में हमने क्या बताया कि पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग और नार्को एनालिसिस, ये सभी जो है हमारे 20 सब क्लास 3 के खिलाफ है अगर वो हमारे कंसेंट से नहीं लिया जाता है। ठीक है, और आज के लिए हमको लगता है कि आर्टिकल 20 में इतना ही पर्याप्त होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आर्टिकल 20 सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3। हमने क्या क्या पढ़ा? पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम सब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब हमको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से बचाव मिलेगा 20 सब क्लास 1 में। 20 सब क्लास 2 में ड्यूअल जियोपार्डी की बात करता है, दोहरा दंड से संरक्षण, मतलब हमको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और 20 सब क्लास 3 बात करता है कि यू विल नॉट बी फोर्स्ड टू गिव अ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट, मतलब आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे आप स्वयं अपराधी बन जाए ना। तो दीज आर ऑल अबाउट 20 आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड शेयर
to those only those who are interested to study the specifically for the judicial exams। जैसे हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इतना कंटेंट नहीं होता है, इतना टीचर्स नहीं होते हैं, या हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि ऐसे लॉ कॉलेज हमारे इंडिया में चलते हैं जहाँ पे क्लासेस चलती ही नहीं है, देयर आर टीचर ही नहीं है कोई ना। तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो ना तो कंटेंट कहीं से कलेक्ट कर पाते हैं, ना तो उनको टॉपिक समझ में आता है, और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, फाइनली डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दिस इज एन अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड कि मैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे पाऊं और आप लोग फ्री में वो कंटेंट आपको अवेलेबल हो। दैट्स ऑल अबाउट माय मोटो बिहाइंड रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।